हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स के इलेक्टिव पेपर, जिसका टाइटल है मैथमेटिकल फिजिक्स फर्स्ट, जो डीएसई के नाम से जाना जाता है, मतलब डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इलेक्टिव। मतलब जो बच्चे फिजिक्स लेके आगे की पढ़ाई रखना चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन के मेन ब्रांच के तौर पे, उन लोगों को अपने फोर्थ सेम में फिजिक्स का ये पेपर पढ़ना पड़ता है। तो एक तो कंपलसरी पेपर है जिसका टाइटल है डीएससी वेव एंड ऑप्टिक्स, जिसका एक यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हमारे प्लेटफॉर्म पे, और आज हम इस इलेक्टिव पेपर को भी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत जगह स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि इसको जल्दी चालू किया जाए, तो स्पेसिफिक तौर पे इसे फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा पैरेलली हमारा डीएससी भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब डीएससी चलेगा फिर डीएससी में पाउज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पैरेलली डीएससी की भी क्लासेस कंटिन्यू हमारे अपलोड होते रहेंगे, ठीक है। तो अब डीएससी को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स। और जैसे कि इस पेपर का नाम ही मैथमेटिकल फिजिक्स है, इसका तात्पर्य यह है कि इस पेपर में 90% से अबव जो चीजें हैं वो सारी मैथ्स हैं। जितने मैथमेटिक्स के चीजें हमको फिजिक्स में यूज करनी है, फिजिक्स में आगे आप पढ़ाई रखना चाहते हैं, यही तात्पर्य है कि आपने इलेक्टिव में फिजिक्स सेलेक्ट किया है, तो फिर ये वो सारे टूल हैं जो आगे चल के फिजिक्स की डीप स्टडी के लिए जरूरत में पड़ते हैं। तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स का टाइटल उन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ग्रिप करना, अंडरस्टैंड करना है, जिसकी जरूरत हायर ऑर्डर फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे या अपकमिंग आने वाले सेमेस्टर्स में या उससे आगे आने वाले कोर फिजिक्स के सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में आपको जरूरत पढ़ने वाली है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, चूंकि एनईपी का सिलेबस नया है और हमें सिलेबस वाइज ही चलना है, तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सिलेबस शीट जरूर अपने पास रखें और चारों यूनिट का सिलेबस या तो अपने पास जिस नोट्स कॉपी में आप बनाते हैं उसमें लिख लें, या फिर उस पर्टिकुलर पेज को, सिलेबस वाले पेज को फोटोकॉपी करा के चिपका के रख लें। तो बिना सिलेबस के हम बिना दिशा के कहीं भी बात नहीं करेंगे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो पहला यूनिट है वो किन किन टॉपिक्स पे बना हुआ है और आज हम कौन कौन से टॉपिक उसमें से कवर करेंगे, उसका एक रफ आइडिया ये जो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सीट में, वहां से अपन अंडरस्टैंड करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का जो ये है वो कैलकुलस पे बेस्ड है। तो कैलकुलस में भी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने पढ़ा है, तो कैलकुलस प्लस रिकैप्चुलेशंस है, मतलब थोड़ी सी इसकी रिविजन जैसा है। जो कैलकुलस में मेन चीजें हम लोग जानते हैं उसी का रिकैप्चुलेशन या फिर रिवीजन जैसा चीज है। तो सिलेबस वाइज आपको क्या क्या चीजें जाननी है। एक लिमिट्स का कंसेप्ट होता है कैलकुलस में, हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शंस के लिमिट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। वो कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में लोग सांतत्यता बोलते हैं, सांतत्य बोलते हैं। एवरेज एंड इंस्टेनियस क्वांटिटी, इंस्टेनियस क्वांटिटी मतलब तत्कालिक राशियां, तत्कालिक क्षणिक राशियां में भी शायद आप लोग इसको पढ़े हों, लेकिन हो सकता है ये कई लोगों के लिए ये नया टॉपिक हो, तो ये हम करेंगे। और एक चीज याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इस पेपर में जो टॉपिक्स थोड़े नए रहेंगे, अलग रहेंगे, जिसको प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने उतना डीप नहीं पढ़ा है, वो ज्यादा प्रोबेबल है एग्जाम में आने के लिए। तो एवरेज एंड इंस्टेनियस क्वांटिटीज एक नया टॉपिक है। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलनीयता या अवकलन जो होता है वो। प्लॉटिंग ऑफ फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना रहता है फंक्शंस का विद द यूज ऑफ कैलकुलस, मैक्सिमा, मिनिमा, इन सब की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें अपन को देखनी है। इंट्यूटिव आइडियाज ऑफ कंटिन्यूअस मतलब वही सांतत्यता के ऊपर ही है, कंटिन्यूअस क्या होता है वो। डिफरेंशिएबल मतलब वही अवकलनीयता आप क्या बोलते हैं, अवकलनीयता कैसे डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन के, बहुत सारी चीजें। फंक्शन एंड प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स, ये प्लॉटिंग ऑफ फंक्शंस के ही पार्ट में आ जाएगा। रिपीट आउट में लिखा है ये जो टॉपिक, और ये टॉपिक लगभग एक जैसे कंसेप्ट को लेते हुए चलेंगे। और अप्रोक्सीमेशंस में टेलर सीरीज और बाइनोमियल सीरीज के स्टेटमेंट्स ओनली लिया है, मतलब सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड बेसिक इजी क्वेश्चंस हमको करने हैं टेलर सीरीज और बाइनोमियल सीरीज के। अप्रोक्सीमेशंस भी एक टॉपिक है, ये इसके अंदर का चीज नहीं है, ये भी नया टॉपिक है। तो इस यूनिट वाइज अगर मैं कहूँ कि नया टॉपिक क्या है और अलग टॉपिक क्या है जिससे एग्जामिनर चाहेगा कि आपको क्वेश्चंस दे, तो वो एवरेज एंड इंस्टेनियस क्वांटिटीज, प्लॉटिंग ऑफ फंक्शन, चाहे वो फंक्शंस या कर्व के फॉर्म में हो प्लॉटिंग वाले, ये यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो ये एक सेक्शन हुआ इस यूनिट का। उसके बाद अनदर सेक्शन आपके कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलकर बना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा जानना है, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स क्या होता है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF कैसे निकालते हैं विद सिंपल इलिस्ट्रेशन, मतलब छोटे सिंपल फॉर्मूला, और अलग अलग कांस्टेंट मैक्सिमाइज यूज्ड क्या है, और एक लैग्रांज मल्टीप्लिकेशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंतर्गत आएगा। तो इन सारे टॉपिक्स को मिला के हमारा ये यूनिट नंबर 1 बनता है जो कि प्योरली मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। तो आज फिर मैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने छोटे क्लासेस से आप पढ़ते चले आ रहे हैं 12th के क्लास से, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस में आप लोगों ने जो चीज पढ़ा, जैसे लिमिट है, कंटिन्यूटी है, या फिर डिफरेंशिएबिलिटी है, जानेंगे जरूर। इसके बारे में अपन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर देखेंगे, बट बहुत डीप उसमें नहीं जानेंगे। उसके लिए आपके तरफ से ये एक आपका एक फेवर होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां से करें, चाहे आप 12th क्लास की किताब से कर लें या फिर आपने कैलकुलस की फर्स्ट सेमेस्टर की किताब से जो भी मटेरियल आपके पास रहा होगा वहां से लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के बना के रख लेंगे तो उतने से आइडिया कंप्लीट हो जाता है। मैं जो नए टॉपिक्स हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहले नहीं पढ़े रहते हैं उस पर ज्यादातर मेरा फोकस रहेगा, और इस मैथमेटिकल फिजिक्स के वही पोर्शन ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछे जाएंगे, तो मैं उस पर कंसंट्रेट करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज ये क्लास हमारा DAC यूनिट 1 का पहला क्लास जो कि कैलकुलस पे डिपेंडेंट है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और बेसिक डेफिनेशंस देखते हुए अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए अपन आगे चलेंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि आप उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस अपने स्तर पर प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिमिट से। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत नया चीज नहीं है आपके लिए, तो बेसिक एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको इसके डेफिनेशन या इसके एस्पेक्ट को बताता हूं कि लिमिट कहने का तात्पर्य क्या है किसी फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे लिमिट कहने का मतलब है कि नंबर लाइन कह लीजिए या फिर स्पेस आउट कह लीजिए कि कोई फंक्शन प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के तौर पे कैसे विस्तारित है, कैसे उसका बिहेवियर है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, और इसी एंटायर रेंज में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के रेंज में डिफरेंट इंटरवल आप ले सकते हैं, जैसे A से B, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल A से B, इस तरह की चीजें अगर डिफाइंड है तो कैसे वो फंक्शन कब लिमिट के तौर पे कहलाएगा, कब कंटिन्यूअस कहलाएगा, कब डिफरेंशिएबल कहलाएगा, उन सारी चीजों को अपन को अंडरस्टैंड करना है। तो लिमिट आखिर बोलेंगे किसको, उसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं यहाँ पर कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन कैन बी अंडरस्टैंड विद द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। मान लीजिए एक आपके पास फंक्शन fx है इस तरह से x² - 9 बटे x - 3। इस फंक्शन की लिमिट मुझे मान लीजिए पता लगाना है x बराबर कहां पर, 3 पर। तो फंक्शन में यदि मैं x के जगह पर 3 रख देता हूं तो 0/0 आ जाता है, और हम लोगों ने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये जानते हैं कि 0/0, इन्फिनिटी ये सब अपरिभाषित है, इनडिटरमाइन है, मतलब अपरिभाषित, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब x बराबर 3 पर फंक्शन की कोई वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक, डिफाइन नहीं हो सकती। तो अब मान लीजिए x बराबर नहीं है 3 के, ये कंडीशन है, तो y = fx को अगर मैं इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करूं कि x - 3 x + 3 ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो फाइनली आपका x + 3 इस तरह से आएगा, x + 3 के तौर पे। तो इस फलन हेतु x में थोड़ा सा कम या थोड़ा सा अधिक मान हेतु हम डिफरेंट वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए इस टेबल के माध्यम से कि मान लीजिए x का मान 3 से कम है, ठीक, तो x का मान 3 से कम है तो कितना कम है, अगर उसको अपन देखना है इस तरह से, तो y = ये ऐसा है। तो अगर y का मान 2.9 है, हाँ सॉरी x का मान आपका क्या है, ये क्या है हमारा x है, x का मान यदि 2.9 है तो y का मान कितना मिलेगा, 5.9 मिलेगा। यहां से देखिए x के जगह पर 2.9 और 3 है, 2.99 है तो 5.99 मिलेगा, 2.999 है तो 5.99, 2.99 है तो 5.9, मतलब x का मान जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो y का मान 6 के निकट जाते जा रहा है। 6 के कहां जाते जा रहा है, निकट। 5.9999 को अराउंडली हम लोग क्या लिख लेते हैं, बाद में 6 लिख लेते हैं। सिमिलरली यदि x का मान बड़ा है 3 से, मतलब यदि 3.1 है तो 6.1 मिलेगा, यहां से 3.01 है तो इतना मिलेगा, इतना है तो इतना मिलेगा, इतना है तो इतना मिलेगा। तो इसको भी सिमिलरली आप लगभग कितने के बराबर, 6 के बराबर है आप मान सकते हैं। लेकिन x बराबर 3 पर परिभाषित नहीं है,
x बराबर 3 पर 0/0 आया था, और इस फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट से यदि x बराबर 3 यहाँ पे पुट मैं करूं तो x बराबर 3 बराबर 3 धन 3 मतलब कितना, 6। तो 6 उस फंक्शन की लिमिट है। अब अगर उससे मैं कम भी ले रहा हूं वैल्यू, तो भी वो किधर की ओर जा रहा है, 6 की ओर जा रहा है, कम मान लेने के कारण भी। और यदि उससे मैं ज्यादा की वैल्यू ले रहा हूं तो भी वो अंततः किसकी ओर जा रहा है, 6 की ओर जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट कितनी है, 6 है। तो कंक्लूजन इज दैट कि सो x अप्रोच टू 3, द वैल्यू ऑफ y एफ एक्स अप्रोच टू 6। मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन की जब x 3 की ओर जाता है तो लिमिट कितना आता है, 6 आता है। ऑल्सो when x approach to 3 from its left side, then fx तो भी 6 की ओर जाता है। जब x approach to his right side, मतलब x से जब बड़ा है तो भी वो कहां की ओर जाता है, 6 तक जाता है। मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट कितनी है, 6 है। बट एग्जैक्ट ये एक टेंटेटिव एरिया है कि फंक्शन वहां तक जा रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन पे वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये ही कंसेप्ट, इस तरह से रेंज डिफाइन करना लेफ्ट और राइट के फॉर्म में ही हमारा क्या कहलाता है, लिमिट कहलाता है। तो फिर इसको फॉर्मूला वाइज कैसे लिखते हैं आप लोग, थ्योरम के बाद अकॉर्डिंग कि द फंक्शन एफ एक्स सेट टू बी टेंड टू अ लिमिट एल। कब वो लिमिट एल कहलाएगा, जब आपका x किसी बिंदु x टेंड्स टू a की ओर जाए फॉर गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा की एफ एक्स माइनस एल करें आप, तो हमेशा वो उस एप्सिलॉन से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। मतलब वो हमेशा 6 से क्या आएगा, छोटा आएगा। तब इस कंडीशन में आप इस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट को क्या बोल दोगे कि लिमिट एल उसका परिभाषित है, ऐसा आप डिफाइन करोगे। वो वैल्यू रहेगी जिसके लिए हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर से जिसकी वैल्यू छोटी आएगी और जिसका रेंज आपका 0 से लेके इस पॉजिटिव नंबर डेल्टा के बीच में होगा, जो कि इस पर्टिकुलर बिंदु की ओर इंटेंड करता है। ठीक, और एक लैंग्वेज में देख लीजिए, हिंदी में भी आप इसको समझ सकते हैं कि भाई फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स में प्रयुक्त चर राशि में कौन है, वेरिएबल x है। a की ओर यदि अग्रसर होता है, जाता है, पर संख्या l उस फलन की सीमा कहलाएगी यदि एक न्यूनतम धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए एक ऐसी धनात्मक संख्या डेल ज्ञात की जा सके जो कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन को होल्ड करता हो, तब आप लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l लिख सकते हैं। अब लिमिट कैलकुलेट करने की जब बारी आती है तो सिंपल सा तरीका है कि जैसे मैंने क्या किया अभी एक एग्जांपल में, x से 3 से छोटा लिया और x से 3 से बड़ा लिए। मतलब हम थोड़ा थोड़ा, और कैसे लिए थे नंबर्स को जरा देखिए, ये देखिए 2.9, फिर 2.99, फिर 999, फिर 4/9, यहाँ पे 0.1, फिर 0.1, 0.01, 0.001। तो ये जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप हर पद में लेके आ रहे हो, वही आपका स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टर्म है जिससे आप अगले टर्म के लिए चीजों को चेंज कर रहे हो। तो जब हम फंक्शन के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो उस स्मॉल अमाउंट को एक जो इनिशियल अमाउंट में जोड़ते जाते हैं तो उसको a प्लस एच बोलते हैं। और जब हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो एक स्मॉल अमाउंट को उस पर्टिकुलर फंक्शन के एक पॉइंट में घटाते जाते हैं, इसलिए उसको a माइनस एच बोलते हैं। तो यहां से आपको दो तरीके की लिमिट मिलेगी, एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब x टेंस करता है किसकी ओर, माइनस a की ओर, तो वो फलन f ऑफ x, और x टेंस टू माइनस a लिखने का क्या मतलब है, f के जगह पर a माइनस h करोगे आप, मतलब छोटे का कंडीशन जो लिए थे हम लोग वहां वो। और राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब है कि जब x टेंस करता है a प्लस की ओर, मतलब f ऑफ a प्लस h लेंगे। ये पहले भी आप लोग बहुत सारा मैथ्स बेस पे सॉल्व किए होंगे, क्वेश्चन अभी मैं लूंगा एक दो एग्जांपल तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। सो इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन fx at x is equal to a are finite and equal, then limit x tends to a fx exist। मतलब किसी भी फंक्शन की लिमिट तब अस्तित्व में कहलाती है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। तब हम बोलते हैं कि फलन की सीमा का अस्तित्व है, मतलब उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी आएंगे आगे तो उससे आपको समझ में आएगा। जैसे बेसिक छोटे नंबर के क्वेश्चंस आपको इस तरह से पूछ सकता है कि सिद्ध करिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x का अस्तित्व नहीं है।
नॉट एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो क्या नियम हमने सीखा है कि हमको पता है कि एफ एक्स इज वाई इज इक्वल टू साइन 1/x है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, मैंने बोला कि x के जगह पर हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट के a माइनस जाते हैं। यहाँ पे a कितना है हमारा, 0 है। तो f ऑफ x, तो f ऑफ x के जगह हमें a माइनस एच रखना है, और यहाँ पे a क्या है हमारा, 0 है। तो x के जगह पे हम कितना रखेंगे, 0 माइनस एच। और ये h क्या है, h ही वो स्मॉल क्वांटिटी है जो थोड़ी 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 कम करके लेफ्ट हैंड की ओर जाती है। वैसे ही h एक पॉजिटिव क्वांटिटी के तौर पे राइट हैंड साइड में जब जाएगी तो उतने ही चीजों को जोड़ते हुए वो आगे जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस एच जब आप पुट करोगे f ऑफ 0 माइनस एच, तो f क्या है, साइन ऑफ फंक्शन, तो साइन 1/0 माइनस एच, तो वो क्या मिल जाएगा, साइन माइनस 1/h, है ना। और साइन ऑफ माइनस थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस यहां से निकल के ये बाहर आ जाएगा, बाहर में माइनस, ठीक। और साइन ऑफ 1/h, तो हम 0 पुट करेंगे, h के जगह पे आप लिमिट पुट करेंगे, 1/0 पुट करेंगे तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको इन्फिनिटी मिलेगा, नहीं डिफाइंड है। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए x की जगह जो क्या पुट करोगे, 0 प्लस h, और वहां पर साइन माइनस थीटा नहीं आएगा लेकिन साइन 1/h आएगा, और लिमिट रखना है 0, तो 1/0 इज इक्वल टू साइन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड वैल्यू। मतलब हम बोल सकते हैं कि लिमिट साइन 1/x जो है एग्जिस्ट नहीं करता। और एग्जिस्ट करता या एग्जिस्ट नहीं करता को मैथ्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू मैथ्स में एग्जिस्ट करता है तो उल्टा ई बना देते हैं ऐसा, और यदि कोई वैल्यू मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये जो नोटेशन मैंने यहाँ पे बनाया है उसका तात्पर्य है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, क्योंकि हमें क्या मिल गया, वैल्यू इन्फिनिटी मिल गया। तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट आप निकालेंगे वो भी कितना आएगा, इन्फिनिटी के तौर पे ही आएगा। ठीक, चलिए और इसके एस्पेक्ट्स को और अंडरस्टैंड करें कुछ और क्वेश्चन से। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या इस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये देखिए, तो स्टूडेंट्स आप जहां से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास मटेरियल जहां से भी मिले, चाहे आप अपने फर्स्ट सेम के कैलकुलस की किताब से देखें या फिर 12th क्लास की किताब में भी आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप मीडियम रेंज के, बहुत बड़े रेंज के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेगा, मीडियम रेंज के क्वेश्चन सारे आप जरूर प्रैक्टिस करके रखें। तो फिलहाल कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं, ताकि आप कॉन्सेप्ट को रिकैप कर पाए, क्योंकि इसका टाइटल ही रिकैप्चुलेशन है, मतलब रिकैप करना है आपको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस मॉड ऑफ x अपॉन x एग्जिस्ट करता है कि नहीं हमें पता लगाना है। तो फंक्शन इज अवर y इज इक्वल टू fx, ये हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकालूंगा तो x के जगह पर क्या होगा, यहाँ पे 0 प्लस है, 0 माइनस h का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे जब भी मॉड आएगा फंक्शन में, जब भी मॉड आएगा तो आपको ये समझना है कि मॉड जो है प्लस माइनस x को कंटेंट करके रखा है। तो मॉड x के जगह माइनस x कब लिखोगे, जब x छोटा है 0 से, मतलब लेफ्ट तरफ चलोगे। और मॉड x के जगह प्लस x तब लिखोगे जब x आपका बड़ा है 0 से, मतलब प्लस की ओर चलोगे। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x प्लस मॉड x अपॉन x। और इस मॉड x के जगह हम क्या पुट करेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं इसलिए माइनस x। सो फाइनली यू हैव अ कैलकुलेशन 0। यहाँ पे h वाला कंसेप्ट नहीं है ना, फिर से बोल रहा हूँ। अब यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो मॉड ऑफ x के जगह में क्या रखूंगा, सिर्फ x। तो फाइनली वी हैव 2x अपॉन x, तो x से x कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनली यू हैव 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 0 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई 2। सो वी हैव लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फाइनली लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर दोनों बराबर आते तो एग्जिस्ट करता। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था, मॉड वाला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन, इसका वैल्यू क्या होगा, इस पर्टिकुलर चीज का लिमिट क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x क्या होगा। तो बहुत जगह पे ये फॉर्मूला भी होता है, स्टूडेंट्स को याद करके चलते हैं कि sin x अपॉन x की वैल्यू दिस मच होती है करके, तो उसी का एक प्रूफ है। आपको हर कॉमन किताब में जिसमें लिमिट का टॉपिक दिया होगा ये मिल जाएगा। कई बार इसको क्वेश्चंस के तौर पे भी एग्जामिनर पूछ देता है, इसलिए इसको एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x बटे x। हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकालते हैं क्या करते हैं, 0 माइनस h करते हैं या फिर a माइनस h करते हैं। यहाँ पे आपका a कितना है, 0 है, इसलिए
जीरो माइनस एच करते हैं। कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि हर जगह जीरो माइनस एच करते हैं, नहीं, आपका x किस तरफ जा रहा है, x टेंड्स टू a जो रहेगा उसी को करना है। तो अब सिंपल x के जगह पर जीरो माइनस एच, फिर से माइनस एच, माइनस यहाँ पे आ गया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो ऊपर नीचे से माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो फाइनली यू हैव दिस एक्सप्रेशन। अब आपको यहाँ पर साइन x को एक्सपेंड करना है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन फॉर्म होता है ये साइन x का विस्तारित रूप x माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 5x टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 एज सो ऑन, ऐसे बढ़ते हुए। तो उसी को h के रूप में जब यहाँ पे लिखोगे आप तो इस तरह से लिखोगे, और ऊपर वाले पद से h को अगर कॉमन ले लोगे, इस वाले इन सभी पदों में h है, वहां से उसको कॉमन ले लोगे तो यहाँ से h कॉमन रहेगा और नीचे भी ये जो h रहेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यू हैव दिस टाइप ऑफ टर्म्स 1 माइनस ये h क्यूब था तो h स्क्वायर बाई 3 प्लस h टू द पावर 5 था तो 4 बाई 5 और डेज डेज एज सो ऑन, और आगे जितने भी पद आएंगे वो सब मैच रहेगा। और यदि आप लिमिट पुट कर दिए कि h टेंड्स टू 0 तो इस पद को छोड़ के, पहले पद को छोड़ के सारे पद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सब कट जाएंगे। तो फाइनली द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन यू हैव 1। Similarly, when you calculate the right hand limit, then finally you put the x is equal to 0 plus h. And when you put 0 plus h, then again you have this type of expression sin h upon h. And again you expand the sin h like this, h minus h cube by 3 factorial plus h 5 by 5 factorial. Again you take the h common and h numerator and denominator cancel out. And finally you get a number 1. Hence our left hand limit and right hand limit gives the equal value and amount is 1। तो हम बोल सकते हैं फाइनली कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये याद भी करके चलनी है, और अगर एग्जाम में आता है तो इसे इस तरह से आपको प्रूफ भी करना है। ठीक, सिंपल तरीके से चल रहे हैं अपन, आप पहले पढ़ चुके हो ये लिमिट वाला, बहुत नया नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ छोटे थ्योरम, कैसे लिमिट काम करता है। ये भी बहुत इजी है कि यदि मान लीजिए भाई कि एक फंक्शन f ऑफ x x टेंड्स टू a की ओर जाता है, उसका लिमिट यदि L1 है, और एक फंक्शन यदि g x टेंड्स टू a की ओर जाता है, उसका लिमिट यदि L2 है, और दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों फाइनाइट है, तो दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशंस में क्या प्रॉपर्टी होगी। तो यदि दो फंक्शन आपस में जुड़ और घट रहे हैं कंबाइन रूप से, तो उनके लिमिट भी आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। तो प्लस माइनस दोनों में ले लिया हूं, मतलब इस कंबाइन फॉर्म का लिमिट दोनों के इंडिविजुअल लिमिट्स के प्लस या माइनस के बराबर होगा। यदि दो फंक्शन आपस में इनटू हो रहे हैं और उनके कंबाइन फंक्शन का लिमिट है, तो लिमिट इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन। सो यू राइट L1 into L2। Against for the division, this same rule is applicable. The limit of combined division function is L1 upon L2। Similarly, if you have the function like that कि किसी एक फंक्शन के पावर में अनदर फंक्शन है, तो लिमिट भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिमिलरली यदि e की पावर में f ऑफ x है, तो लिमिट भी फंक्शन वाले एरिया में जाके लग जाएगा। तो ये जब मैथ्स अपन सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल्स अपन सॉल्व करते रहते हैं, वहां पे ऐसे सिचुएशन अगर आते हैं तो फिर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं ज्यादा क्वेश्चंस इस पे ले नहीं रहा हूँ, अभी मैं केवल कंसेप्ट का रिकैप करा रहा हूँ आपको। अगर जरूरत पड़ेगी आगे चल के, तो आगे इस सिलेबस के अपकमिंग क्लासेस में हम लोग सेपरेट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बड़े 5-10 क्वेश्चंस का अलग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। अभी सिर्फ आप वो प्रोसेस काम कैसे करता है उसको 1-2 एग्जाम्पल देख के आप रिकैप करिए कि ये लिमिट होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, कुछ थ्योरम्स हमने देखे, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं फॉर्मूले लिमिट के मैंने लिखा है। आपको इन सारी चीजों को याद भी रखना है एप्लीकेबल क्वेश्चंस बनाने के लिए, और साथ ही साथ इनके प्रूफ को भी एज अ क्वेश्चंस का एक आंसर की तरह समझ के देखना है। तो कोई भी आइडियल लिमिट की किताब में ये आपको सॉल्व मिल जाएगा। तो जैसे एक तो हमने आज ये बनाया, ये वाला बनाया था, वैसे ये आपको बहुत ईजी है, ये वाला भी मिल जाएगा, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से बन जाता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में भी रखना है और इन सारी चीजों के प्रूफ को भी आपको देखना है। आइडियली आप 12th क्लास की बुक रेफर करिए, कैलकुलस की बुक रेफर करिए, उसमें से मिल जाएगा। तो इन सारे का प्रूफ आप बना के देख लीजिए, ठीक, और ये फॉर्मूले लगातार आगे यूज भी होंगे। ठीक,
तो ये सारे फॉर्मूले हैं और एक्सपेंशन है, आपको इसको याद करके चलना है। जैसे साइन एक्स को ऐसा लिखा जाता है, कॉस एक्स को ऐसा, टेन एक्स को ऐसा, ई पावर एक्स को ऐसा, वन प्लस एक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, वन प्लस एक्स की पावर एन का ये एक्सपैंड फॉर्मूला होता है। एक्स टू द पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का एक्सपैंड फॉर्मूला ये है। वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स का एक्सपैंड फॉर्मूला ये है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। और लिमिट के तौर पे ये जितने भी फॉर्मूला इस तरफ हमने लिखे हैं, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए विथ प्रूफ। और प्रूफ आसानी से सॉल्व आपको किताबों में मिल जाएगा, कई बार आप कभी ना कभी इसको पढ़े ही हैं। ठीक, तो इसे जरूर आप ध्यान में रखिए। हो सकता है इन्हीं में से किसी फॉर्मूले का प्रूफ एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में 3 नंबर 4 नंबर में आपको पूछा जाए। ठीक है, तो लिमिट के लिए इतना कि लिमिट होता क्या है, उसका नोटेशन कैसा होता है, उसको लिखते कैसे, और बेसिक तरीके के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो कैसे अपन उसको डिफाइन करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहां तक ये लिमिट का कंसेप्ट हुआ। अब मैं चलता हूं अगले कंसेप्ट पे, जिसका टाइटल है हमारा कंटिन्यूटी या सातत्यता या सातत्य। कोई फंक्शन कंटिन्यू कब है उस चीज को डिफाइन करना। तो अगर आप लिमिट सीख गए हैं तो कंटिन्यूटी भी आप आसानी से सीख जाएंगे। तो मान लीजिए इस डायग्राम में एक फंक्शन आप देखें कि x टेंस टू a पर यदि आपको किसी फंक्शन की सातत्यता या कंटिन्यूटी को चेक करनी है तो x इज इक्वल टू a इस पॉइंट पर है। तो कंटिन्यू तब होगा जब ये पॉइंट नंबर यहाँ और यहाँ, ये तीनों को जब मिलाऊं तो एक ही जैसा बिहेवियर हो, यहाँ से यहाँ तक एक ही जैसा बिहेवियर हो, सारा चीजें लगभग एक जैसा हो, और फिर उसके बाद फंक्शन कैसा भी अपना रूप ले आगे बढ़े। तो फिर अपन कोई भी स्पेस में सिलेक्टेड 2 3 पॉइंट अपन लेके जब इस चीज को चेक करें तो वो प्रतिबंध जो कंटिन्यूटी के लिए स्थापित होती है वो अगर सही होती है तब हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यू है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर, जैसे 0 से a तक की ये दूरी a है तो x इज इक्वल टू a पे चेक करना है। पे फंक्शन की वैल्यू यदि a है तो उससे थोड़ा कम और उससे थोड़ा ज्यादा, तो थोड़ा कम बोलूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और थोड़ा ज्यादा बोलूंगा तो राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो ये तीनों चीज यदि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक जैसे हैं तो मैं बोलूंगा कि हाँ वो कर्व कंटिन्यूअसली एक ही तरह की चीजों से होकर गुजर के जा रहा है और इसलिए फंक्शन कंटिन्यू है या सातत्यता की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट एप्सिलॉन और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को एक्सप्रेस करेगा। तो यदि लिमिट लेफ्ट हैंड ऑफ साइड, लिमिट राइट हैंड ऑफ साइड और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर तीनों आपस में बराबर हैं तो दिए हुए फलन को हम लोग सातत्य या कंटिन्यू कहते हैं। ठीक, इसे इस तरह से भी लिखा जाता है a माइनस 0, a प्लस 0 और f ऑफ a। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। फिर से वो 0 माइनस h 0 प्लस h का कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं हम लोग सिर्फ उसी तरीके से होगा। जैसे सपोज एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या ये फलन कंटिन्यूअस है, क्या ये फलन सातत्य है। जहां पे क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1, x नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पे आपको इसकी सातत्यता को चेक करना है। तो सबसे पहले निकालने का तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, जहां पे x है वहां पे a माइनस h करते हैं और यहाँ पे a क्या है हमारा 0 ही है। तो f ऑफ a माइनस h कहने का मतलब है h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h करोगे तो माइनस 1 अपॉन h माइनस 1, यहाँ भी e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 आएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि e टू द पावर, अब h लिमिट पुट कर दोगे आप, h की जगह 0 पुट कर दोगे तो 1 अपॉन h मतलब 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी और माइनस साइन पहले से आपके पास, तो यहाँ पे मिलेगा e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ऑफ 1, नीचे में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ऑफ 1 और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमारा 0 होता है। ये आपको ध्यान रख के चलना है ना कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है और e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये वैल्यू है एक्सपोनेंशियल ना, ये याद रख के चलनी है। तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, नीचे भी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, सो वी हैव माइनस 1 बटे 1, तो फाइनली माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिली, माइनस 1 मिली। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ जो कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, जिसको 0 प्लस h करूंगा तो इस तरह से चीजें आएंगी 1 अपॉन h माइनस 1 e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस 1
और 1/h मतलब 1/0 और 1/0 मतलब e टू द पावर इन्फिनिटी और e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी -1 बटे इन्फिनिटी +1 मतलब इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी मिलेगा। तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी मिलेगा तो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है मतलब आप उस रूप में उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, आप उसको अब और कुछ तरीका लगा के अलग तरीके से सॉल्व करोगे। हम ये पढ़ते हैं पहले क्लासेस में कि 0/0 या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी जब भी आता है हमें उसको आगे चल के और तरीकों से सॉल्व करना होता है। तो ये राइट हैंड लिमिट तो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं हुआ, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो राइट हैंड लिमिट का जो एक्सप्रेशन ये वाला आया था यहां से शुरू करेंगे अब, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जा रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फाइनली इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम लोग e टू द पावर 1/h को कॉमन निकाल लेते हैं, या फिर आप कहिए अंश एवं हर में भाग देने पर। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आपने e टू द पावर 1/h को कॉमन निकाल लिया, तो चूंकि इस वाले टर्म में नहीं था तो बटे में आएगा और ऊपर जाके -1/h हो जाएगा, ये वाला टर्म भी e टू द पावर -1/h हो जाएगा। तो फाइनली यू हैव 1 माइनस e टू द पावर -इन्फिनिटी 1 माइनस e टू द पावर -इन्फिनिटी, और अगर ये e टू द पावर -इन्फिनिटी बन गया है तो जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो फाइनली 1 - 0 1 + 0, तो ये कितना आ गया वैल्यू 1/1 मतलब 1। और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आई थी? f ऑफ 0 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे f ऑफ 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है, 1/0 - 1 1/0 - 1 मतलब e टू द पावर इन्फिनिटी -1 e टू द पावर इन्फिनिटी +1, तो फाइनली इन्फिनिटी। ठीक, तो आपने ये पाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ना ही फंक्शन ऑफ 0 आपस में बराबर हैं, इसलिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मैथ्स के एग्जांपल्स हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप इससे करेंगे उतने अच्छे से आपके ग्रैप होंगे। तो 5-5 10-10 एग्जांपल आप कर लें। मैं ये यहाँ पे बताने का मेरा प्रमुख उद्देश्य ये है कि ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हम इस चीज को अप्लाई कैसे कर रहे हैं। ठीक, चलिए फिर से क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही सीखा जा सकता है इस चीज को कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें चेक करना है, बताना है कि क्या ये फंक्शन x = 2 पे और x ≠ 2 पे ये फंक्शन जो डिफाइंड है वो कंटिन्यू है कि नहीं है। तो दिया हुआ है जी कि x = 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3/5। तो f ऑफ a कहें या फिर f ऑफ 2, ये दिया है ना आपको, कितना है 3/5। हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है और देखना है क्या वो 3/5 आता है, ये आपको चेक करना है ना। तो भाई फंक्शन के अंदर फिर से मॉड वाला पद आ गया है, तो जब भी मॉड वाला पद आता है तो आपको उसको ध्यान रख के चलना है कि वो एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा। तो यहाँ पर मॉड x - 2 के वैल्यू प्लस x - 2 लोगे तब जब x - 2 0 से बड़ा हो, मतलब x का मान 2 से बड़ा हो, मतलब राइट हैंड लिमिट -x - 2 आप तब लोगे जब x - 2 की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब भी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करूंगा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मॉड ऑफ x - 2 की जगह -x - 2 रखूंगा, जब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन रखूंगा। तो फाइनली मेरा f ऑफ x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉड ऑफ x - 2 की जगह प्लस x - 2 रखूंगा, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर x² - 1 बटे x² + 1 बस इतना बचेगा। तो फाइनली x ग्रेटर देन 2 के लिए मेरा फंक्शन ऐसा है। क्लियर? अब यहां पर x लेस देन 2 के लिए मेरा फंक्शन कैसे हो जाएगा, x - 2 नीचे -x - 2 करूंगा तो ये तो कटेगा लेकिन माइनस साइन रहेगा। इस पर्टिकुलर माइनस साइन की वजह से इस वाले पदों को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जिसे हम 1 - x² बटे 1 + x² ऐसा लिख लेंगे। तो अब आपके पास दोनों फंक्शन है। राइट हैंड लिमिट में जब जाएंगे तो कैसे फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला, और लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो कैसा फंक्शन यूज करेंगे। अब सिंपल राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2, x कहां पे चेक करना है, 2 पर, f ऑफ x। तो अब याद रखेंगे 0 - h नहीं करेंगे, 2 - h, क्योंकि अब x टेंड्स टू कहां जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है। इसी की बात कर रहा था कि कई बच्चे उनको लगता है कि 0 - h करना ही नियम है, ऐसा नियम नहीं है। जिधर फंक्शन की वैल्यू पॉइंट जा रहा है वहां से लेना है, हमको उस छोटे से अमाउंट जिसको h बोलते हैं उसको घटाना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 - h, f ऑफ 2 - h, और f हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो कौन सा लेंगे जी, ये वाला। तो कैसे लिखोगे, 1 - x की जगह क्या रखोगे, 2 - h का होल स्क्वायर, 1 + x² तो 1 + 2 + h का होल स्क्वायर।
तो फाइनली अब अगर मैं h की जगह 0 पुट कर दूंगा, लिमिट लगा दूंगा, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर नीचे 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 बटे 1 प्लस 4, फाइनली ये है माइनस 3/5। ठीक है, जो कि क्या f ऑफ 2 से बराबर है? नहीं, तो 3/5 आया था, वो माइनस में आया है। चलो राइट हैंड लिमिट भी लगा के चेक कर लेते हैं। सिमिलरली जब आप राइट हैंड लिमिट लगाओगे तो इस तरह से आएगा, 2 प्लस एच रखोगे, 2 प्लस एच रखोगे, एच की जगह 0 पुट करोगे तो इस तरह से आएगा, तो 3/5। तो क्या मिला आपको? फंक्शन ऑफ ए 3/5 है, राइट हैंड लिमिट 3/5 है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 3/5 है। तो कंटिन्यूअस हुआ क्या? नहीं, कंटिन्यूअस तो नहीं है। तो ये इसका झुकाव कितना है, किधर है? फंक्शन का झुकाव किधर है? राइट हैंड साइड तरफ है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू और आपके राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर है, 3/5 3/5 है। तो ये एक जंप फंक्शन कहलाता है, और जिसका झुकाव किस तरफ है? राइट हैंड लिमिट की ओर है या राइट हैंड तरफ है। ठीक, तो कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ, एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये हुई कि इस तरफ हुआ। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट हो गया जी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यहां से आपने प्रूव कर लिया। सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 2 पे एफ एक्स 3/5 है, और यहाँ पे माइनस 3/5 निकाले, ये भी निकालोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो फाइनली अंततः डिस्कशन क्या हुआ फाइनली कि डिसकंटिन्यू है कहां पर? एक्स बराबर 2 पे। तो देखिए इस तरह के ही मीडियम साइज जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के फॉर्म पे, कि कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है। तो जितने क्वेश्चंस आपको अपने रेफरेंस किताब में मिलते हैं उसको करिए। अगर कमी पड़ेगी तो मैं आने वाले समय पे आपको और क्वेश्चंस करा दूंगा, 5-5 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक से रिलेटेड, जो एग्जाम के लिए प्रोबेबल होंगे, लेकिन इसी रेंज के क्वेश्चंस आपका। इससे लगाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, वो मेथड पे मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए आगे क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो अवकलन का क्या तात्पर्य है जी? परिभाषा वाइज हम लोग जानते हैं, जिसको प्रथम सिद्धांत भी हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी आप बोलते हैं, कि किसी फंक्शन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, वो उसके आधार पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई में क्या परिवर्तन होता है, या परिवर्तन होने की दर क्या है, स्वतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन से परतंत्र चर के मान में क्या परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग अवकलन या dy/dx कहते हैं। ठीक, एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर कैसे डिफाइंड होता है कि dy/dx इज इक्वल टू, या फिर f' इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो, तब हम उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहलाता है, छोटे क्लासेस में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, तो इस पे ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चंस आए इसके चांसेस भी नहीं है। अवकलनीयता क्या होगा? किसी फंक्शन का अवकलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसकी चेकिंग के लिए भी एक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन या अवकलनीयता का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, जिसको दिए हुए कॉन्सेप्ट पे चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का एक कंसेप्ट यहाँ पे लेना होता है। तो यही जो मेन इक्वेशन है डिफरेंशिएशन का, उसका लेफ्ट हैंड फॉर्म और राइट हैंड फॉर्म हम लेके यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यदि दोनों बराबर होता है तो हम बोल देते हैं कि वो अवकलनीय है एक दिए हुए पर्टिकुलर पॉइंट पर, और यदि नहीं होता है तो हम बोल देते हैं कि उसका अवकलन पॉसिबल नहीं है। तो मेन फॉर्मूला ये है आपके डिफरेंशिएशन का। ठीक, और राइट हैंड अगर डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट कर रहे हैं तो वही फंक्शन x के जगह a प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच होगा। यदि लेफ्ट हैंड आप उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो a माइनस एच हो जाएगा, और नीचे भी बटे में माइनस एच हो जाएगा। ये पहले भी आप कई बार यूज किए होंगे। तो ये दोनों फॉर्म आप याद रखेंगे, इसी से हमको चेक करना रहेगा जो भी क्वेश्चन दिया जा रहेगा, और फिर हम इस चेकिंग के थ्रू ये बता सकते हैं कि क्या वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल कि निम्न फलन की अवकलनीयता की जांच कीजिए। दिए हुए फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की चेकिंग करनी है हमको। तो रूल क्या है जी? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और अगर दोनों बराबर हैं तो वो अवकलनीय है, अगर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट कहाँ पे निकालना है? x बराबर 0 पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अभी हमने यहाँ किसी पॉइंट पे रहता है तो क्या डिफाइन करते हैं? देखिए, अगर पर्टिकुलर पॉइंट a पर है तो f ऑफ a माइनस एच, और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव है तो a प्लस एच।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो नीचे में माइनस एच, यहाँ पर प्लस एच, और एफ ऑफ ए अपनी जगह पर है। तो उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए जरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, है ना। तो फाइनली यू हैव एफ ऑफ जीरो माइनस एच क्या होगा, एक्स के जगह जीरो माइनस एच ई टू द पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच, वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच। तो जहां जहां जीरो माइनस एच था वन अपॉन माइनस एच होगा, और वन अपॉन माइनस एच, और उस इसके बटे में भी ये वाला माइनस एच है ना, ये वाला माइनस एच, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा इससे, माइनस से माइनस के साथ। तो फाइनली यू हैव ऊपर वाला टर्म ये ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच, वन प्लस ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच। और जब एच टेंस टू जीरो पुट कर दोगे आप, तो एच टेंस टू जीरो पुट कर देने से आपको यहाँ पर अगर डायरेक्ट पुट करोगे तो एक वैल्यू आएगा जीरो, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वन प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो फाइनली ये वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा। ठीक, या तो अगर आप इसमें से कॉमन निकाले तो ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच को, इसमें से ना इन दोनों में से ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच को कॉमन निकाल लेते हो, तो ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एच, वन अपॉन ई टू द पावर कॉमन निकाल रहे हैं तो वन अपॉन ई टू द पावर माइनस एच, ये डिवाइड में आ जाएगा ये वाले टर्म के पास, ये वाले टर्म के पास, और यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो कुल मिला के पलट कर लिखोगे तो ई टू द पावर वन अपॉन एच ऐसे लिखा जाएगा। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, और वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन जीरो, मतलब वन अपॉन वन प्लस ई टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब वन अपॉन इन्फिनिटी, और फाइनली जीरो। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो भी आ जाएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या आई, जीरो आई। और सिमिलरली जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे जीरो प्लस एच करके, तो ऐसे आएगा, यहाँ से एच एच कैंसल आउट होने वाला है, तो फाइनली आपको इस तरह का एक टर्म मिलेगा। और इसमें जब आप एच टेंस टू जीरो पुट करोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या, इसको भी कॉमन निकाल के सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी होने वाला है। अगर डायरेक्ट एच टेंस टू जीरो पुट करोगे तो ई टू द पावर इन्फिनिटी, नीचे भी ई टू द पावर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, तो फिर कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जब कॉमन निकाल के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वन आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू वही है जीरो, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू वही है वन। So left hand derivative and right hand derivative is not equal, hence the function is not differentiable at x is equal to 0। ऐसे आप उसको डिफाइन कर दो, तो इजी है, कंसेप्ट वैसे ही है। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ तक जो मैं अभी चर्चा किया ये किन तीन चीज़ों के बारे में थी, सिलेबस वाला शीट में आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैथ्स है तो बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा तो क्लास बहुत लंबा होते चले जाएगा ना, और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे वो अच्छे से बनते चले जाए। तो लिमिट को मैंने रिकैप कराने की कोशिश की आपसे, कंटिन्यूटी को मैंने रिकैप कराई है आपके लिए, डिफरेंशिएशन का मेन फॉर्मूला क्या है, और डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन क्या होता है वो हमने देखा है। ठीक, अब मैं आ रहा हूँ जो नया टॉपिक इसमें जो दिया हुआ है उसको लेते हुए एवरेज एंड इंस्टेनियस क्वांटिटीज के बारे में। ये नया टॉपिक है जिसको आपको ध्यान भी देना है, और जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले के जितना अभी तक जितना डिस्कस किया वो तो मे बी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता भी है, कुछ नहीं भी आता, तो इतने रिवीजन से आप उसको ग्रैब कर सकते हो, और कोई भी टाइप का क्वेश्चन, मीडियम रेंज का क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए जो 3-4 नंबर के लायक का है उसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इस पर्टिकुलर यूनिट के जो एक और ठीक ठाक टॉपिक हमको मिला है जिसका टाइटल है एवरेज एंड इंस्टेनियस क्वांटिटीज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, सिंपल भाषा में कहूं तो फलन का औसत मान निकालना है। तो फलन का औसत मान निकालना है तो सामान्य रूप से जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई फलन किसी दिए गए अंतराल में बहुत सारे छोटे छोटे भागों में यदि बटा हुआ है तो औसत निकालने का तात्पर्य क्या है, सभी पदों को जोड़िए और उसको पदों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, मतलब a1 प्लस a2 प्लस डेस an तक, और जितने नंबर ऑफ टर्म है उसमें डिवाइड कर दीजिए। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एवरेज का। फंक्शन में कैसे डिफाइन करोगे और कैसे इसका फिजिकल मीनिंग निकल के आएगा उसको समझेंगे। कि मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, एक अंतराल ab पर परिभाषित है, मानव फलन को n भागों में विभाजित कर दिया जाता है, इस अंतराल के बीच में n भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और विभाजित फलनों के मध्य उत्तरोत्तर बिंदु जो सक्सेसिव पॉइंट्स होता है वो इस आधार से दिया जाता है, मतलब जो अंतर आप बनाओगे
वो ऐसा निकाला जाता है कि जैसे डेल्टा ऑफ एक्स वो छोटा फ्रैक्शन है जो हर अगले पद में ऐड करने से फ्रैक्शन वाइज मिलते चले जाएगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूं 1 मेरा फ्रैक्शन है और पहला पद 1 है, तो अगला पद क्या होगा 1 + 1, तो कितना हो गया 2 हो गया। अगला पद क्या होगा उसका, तो 2 + 1, ठीक, तो कितना हो गया 3 हो गया। उसका मेरा अगला पद क्या होगा 3 + 1, तो वो कितना हो गया 4 हो गया। तो ये डेल्टा एक्स कहने का मतलब क्या है 1 वो फ्रैक्शन है जिसको पदों में जोड़ के हम आगे की चीजों को प्राप्त करते हैं। तो वो निकाला कैसे जाता है, रेंज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे, कि b - a बटे कितने भागों में बांटना है आपको अंतराल, उस आधार पर डेल्टा एक्स होता है। तो फिर फलन का एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन होगा, f ऑफ एवरेज इज 1/n, मतलब जितने पदों में फलन को तोड़ोगे, पहला फलन प्लस दूसरा फलन डेस 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 n पदों तक फलन के टुकड़े, उन सब का जोड़, मतलब समेशन j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, या i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक f ऑफ एक्स वाई, समेशन लगा दिए मतलब सम, मतलब और 1/n की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1/n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और चूंकि डेल्टा ऑफ एक्स या d ऑफ एक्स मैंने डिफाइन किया b - a बटे n, ठीक, तो 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ऑफ x बटे b - a, डेल्टा ऑफ x बटे b - a। तो यहां पे इस फॉर्मूले में 1/b - a आ जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक फंक्शन ऑफ एक्स आई, और डेल्टा एक्स यहां आ गया। अब ये तो i अंतराल तक था, ये n तक था। अब यदि आप n टेंस टू इन्फिनिटी की ओर जाता है और अनंत बहुत सारे टर्म्स में अगर ये डिफाइन होता है, का कंसेप्ट लगा दिया। तो इस चीज को पढ़ाने के लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट बताना, रिकैप कराना बहुत जरूरी था, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला बना जो कि फंक्शन के एवरेज वैल्यू को बताता है। अब यदि ओवरऑल द इंटरवल हमको उस पर्टिकुलर फंक्शन को मैथमेटिकली फॉर्म में एक और रूप देना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि फंक्शन की एवरेज वैल्यू 1/b - a ये है, ये वाली, और ये जो टर्म होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक f ऑफ एक्स आई डेल्टा x, इसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि a से b तक एंटायर रेंज का इंटीग्रेशन ले लो आप, फंक्शन जैसे डिफाइंड है उसका एंटायर रेंज का इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन कहने का मतलब क्या है, उसका सक्सेसिव सम लेना, जोड़ते चले जाना। तो ये इसका टर्म है। तो उसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को फिर या तो इस रूप में आप डिफाइन करते हैं कि दिए गए फंक्शन की एवरेज वैल्यू 1/b - a इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx dx से निकाली जाती है। तो ये मेन फॉर्मूले हो गए, या तो इस रूप में आपको यूज करना रहेगा और या तो इस रूप में यूज करना रहेगा, ठीक। साथ ही y में औसत परिवर्तन x के सापेक्ष क्या होगा अंतराल a b के साथ, उसे कैसे निकालेंगे, तो फंक्शन ऑफ एवरेज a का y में औसत परिवर्तन याद रखेंगे, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में एवरेज चेंज जो फ्री वेरिएबल है उसके सापेक्ष करना है। तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a, ये भी याद रख के चलना है आपको, ठीक, कि f ऑफ a एवरेज f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a। यदि b माइनस a बराबर h मान लेते हैं आप, तब b बराबर क्या होगा a प्लस h होगा, ठीक। यहाँ पर क्योंकि यही वो फ्रैक्शन है जो हाइट है जिससे हम उस चीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तोड़ते हैं। तो f ऑफ ab इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटे h होगा। अगर यही सिचुएशन फिजिक्स का है, फिजिक्स का सिचुएशन है कहने का मतलब कि किसी दो समय अंतराल पर किसी कण की औसत गति या वेग को निकालना है आपको, तो वही कैसे निकालते हैं जी हम लोग, कण का विस्थापन अंतिम समय पर माइनस कण का विस्थापन प्रारंभिक समय पर, और नीचे कुल समय अंतराल निकाले तब तो वेग निकालते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, सॉरी विस्थापन में परिवर्तन बटे समय अंतराल को ही वेग बोलते हैं। तो यदि वेग के एवरेज में निकाल रहा हूं तो उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का टाइम t1 पे क्या वैल्यू था, माइनस उस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का टाइम t0 पे क्या वैल्यू था, नीचे में दोनों समयों के बीच अंतराल कितना था, और अगर उसको मैं
इंटीग्रेटिंग फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा कि वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू 1/t1 माइनस टी नॉट इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट टू टी vt dt where vt is our वेलोसिटी फंक्शन। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैथ्स के रूप में इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत प्रोबेबल है आपके एग्जाम में आएगा और ये नया चीज भी है। तो चलिए एग्जांपल्स मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को बताता हूं और फिर उसके बाद मैं इंस्टेनियस वैल्यू के बारे में बताऊंगा। परिभाषा वही है सिंपल, जो हम लोग y का x के सापेक्ष बोलते हैं वही इंस्टेनियस वैल्यू कहलाता है। जैसे लिमिट b टेंड्स टू a f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a। अगर आपने b माइनस a को h मान लिया है तो ये फॉर्मूला उस पर लागू हो जाता है। उस कंडीशन में तात्कालिक वेग आपका f ऑफ t प्लस h माइनस f ऑफ t, क्योंकि अगर t के रूप में ले रहे हैं तो है ना, a के जगह पे t है और कुछ नहीं। क्वेश्चन आप देखेंगे तो इजी समझ में आ जाएगा। सिंपल एक चीज और जानिएगा, वेग मतलब होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये, ठीक, जिसको आपको करना है। और कुछ एक्सरसाइज का एग्जांपल आपके लिए मैं दे रहा हूँ, उसको आपको सॉल्व भी करना है और मेथड को भी समझ के चलना है, ताकि कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप अपने से बना भी सको ना। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन ये है कि f ऑफ x साइन x का अंतराल 0 से पाई पर आपको क्या निकालना है जी, औसत मान निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है। ठीक, फिर से एक चीज जानेंगे कि साइन ऑफ फंक्शन की ग्राफ देखें तो इस तरह से ग्राफ ट्रेवल करता है ना एसी करंट के तौर पे, तो इसकी भी एक वैल्यू होती है, 0 होता है, ये पाई होता है, ये पाई/2 होता है। ठीक, तो अलग अलग कलाओं पे वो ट्रेवल करता है। तो 0 से लेके पाई तक हमको एवरेज वैल्यू इसकी ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ एवरेज का क्या होता है, 1/b माइनस a से b f ऑफ dx, f ऑफ x एंड dx। a और b दे दिया है, 0 और पाई दे दिया है, फंक्शन क्या दिया है, साइन x दे दिया है। ये पता है तो फिर इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। सिंपल वैल्यू पुट कर दिया आपने कि भाई पाई माइनस 0, 0 से पाई साइन x dx, 1/पाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, अपर लिमिट माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लोअर लिमिट के साथ, कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, बाहर में भी माइनस है इसलिए +1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सो फाइनली यू हैव 2/पाई द एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन x इन द रेंज ऑफ 0 to पाई। ठीक, सिमिलरली ये आपको लोगों के लिए है एक्सरसाइज, f ऑफ x 2x की घात 3 को 1 से 3 के बीच एवरेज वैल्यू निकालिएगा। आप चेक करिएगा क्या आता है आपको। ठीक, चलिए अनदर क्वेश्चन में लेता हूं, फिजिक्स जैसे क्वेश्चन ना, क्योंकि फिजिक्स वाले पेपर है तो एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स के रूप में दे सकता है आपको। तो कैसे होगा क्वेश्चन देखिए जरा। एक कण की गति का समीकरण दिया जाता है निम्न स्वरूप में, वेलोसिटी इक्वेशन 3t² + 2 से दिया जाता है। समय अंतराल 1 से 3 सेकंड के मध्य कण की औसत वेग को हमें ज्ञात करना है। तो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन विच इज रिफ्लेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। ठीक, फिजिक्स के बेस पे। तो सिंपल फिजिक्स के तौर पे v ऑफ एवरेज का फॉर्मूला बेसिक आपको ये याद रखना चाहिए कि एवरेज ऑफ वेलोसिटी 1/t1 माइनस t0 टू t vt dt। सारी चीजें आपको दी हुई हैं फंक्शन में। v ऑफ एवरेज 1/3 - 1, क्योंकि अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है, और 1 से 3 तक vt dt भी दिया हुआ है। सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है स्टूडेंट, करके अपर लिमिट लोअर लिमिट आप पुट करोगे, v एवरेज कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड, यूनिट भी लगाएंगे। इजी है, बहुत इजी है यदि आपको ये समझ में आता है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन ये है जिसे आप बनाएंगे, फॉर SST 4t² माइनस प्लस 2t, इंटरवल मैंने दे दिया है 0 से 4, आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, चेक करिएगा। फिर एक क्वेश्चन, यदि y बराबर x² + 4 है तब y का x के सापेक्ष में तत्कालिक परिवर्तन की दर ज्ञात करें। अब ये तत्कालिक वाला क्वेश्चन भी बहुत प्रोबेबल है और बहुत छोटा होता है, लेकिन जो समझ में नहीं आता या फॉर्मूला जिसको नहीं पता उसके लिए फिर वो उतना ही टफ है, क्योंकि उसको उसका कुछ भी नहीं पता कि शुरू ही कहां से करना है। तो हमें निकालना है y बराबर x² + 4 है तब y का इसके सापेक्ष में तात्कालिक परिवर्तन, इंटेन्यूअस जो टाइटल है, इंटेन्यूअस चेंज ऑफ रेट फाइंड करना है जब x बराबर क्या हो 3 पर हो। बहुत इजी है, इतना इजी क्वेश्चन आपको कभी मिलेगा नहीं। सिंपल फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था, लिमिट b टेंड्स टू a f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे b माइनस a और b आपको दे दिया है। फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b पे निकाल लीजिए, मतलब f ऑफ 3 पे कितनी आएगी 13 आएगी। ठीक, और f ऑफ a पे कितनी आएगी फंक्शन की वैल्यू, वो भी अपन चेक कर लेंगे। तो f ऑफ b, a और b यहाँ पे देखेंगे ना, तो b किसको बोलोगे आप,
जिस पे बोला है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, यहाँ पे कोई रेंज लिमिट नहीं है कि इससे बीच, आपको सिर्फ एक चीज दिया है, x इज इक्वल टू 3 पे, मतलब f ऑफ a की वैल्यू दी है, a बस दिया है 3 पे, x बराबर 3 पे निकालना है किसी एक पॉइंट पर, तो f ऑफ b क्या हो जाएगा, x का मान 3 है तो y का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4, यहां से देखें आएगा b की वैल्यू, सॉरी b है। तो देखिए सबसे पहले तो f ऑफ 3 मतलब f ऑफ a निकाल लीजिए आप, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 मतलब 13 हो गया, ये क्या चीज है, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। तो और f ऑफ b क्या होगा, b का स्क्वायर प्लस 4, भाई f ऑफ x था वहां f ऑफ b कर लीजिए, तो b का स्क्वायर प्लस 4 माइनस f ऑफ 3 बटे b माइनस 3, a की जगह 3 पुट करोगे तो फाइनली लिमिट क्या है, b टेंस टू 3, b कहाँ की ओर जाता है, a की ओर, b टेंस टू a, ये फॉर्मूले में ही है, तो b टेंस टू a मतलब b जाता है a की ओर और a का मान है 3, तो 3 पे जब जाता है तो b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 13 बटे b माइनस 13, तो फाइनली यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, b की घात 3 माइनस 9, ये 13 में से 4 गया 9 बटे b माइनस 3, इसको फैक्टराइज्ड करोगे तो फाइनली ये पर मिलेगा और b की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो फाइनली इस तरीके से आप इसको ये बता दिए कि उस पर्टिकुलर फंक्शन y की वैल्यू जो x पर डिपेंड करती थी x बराबर 3 पे कितना होता, तो ये तत्कालिक वैल्यू आपने निकाला। एक और तरीका अगर मैं बताऊं बहुत बेसिक ये है कि इसका एक बार डिफरेंशिएट करके x की जगह 3 रखने पर भी वही वैल्यू आता है, लेकिन वो थ्योरम वाइज पूछेगा आपसे एग्जाम में, आप इस रूप में सॉल्व करके आना, चेक करने के लिए आप ऐसा दिखा सकते हो। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। एक कण x अक्ष की दिशा में फलन इसके अनुसार गति कर रहा है, कण का t बराबर 3 सेकेंड पर तात्कालिक वेग ज्ञात करना है। सिमिलरली इसी के तरीके से बनेगा, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। तो ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए डाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ग्रिप कर लीजिए अच्छे से कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर चीज पे बन सके। इसमें नया अगर मैं कहूँ तो कुछ चीज नहीं है, अभी तक तो मैंने लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी इसी सब बारे में बात की है। अगर नया कोई चीज, छोटा सा चीज फॉर्मूला वाइज आया है तो वो एवरेज ऑफ द फंक्शन का कंसेप्ट है, जो कि ये इन फॉर्मूलों से मिलकर बना है, एक ये वाला इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और अगर फिजिक्स के टर्म पे है तो टी के टर्म फॉर्म पे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं 3-3, 4-4 नंबर के, आसानी से आपको बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में छोटे मोटे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, लेंथ वीडियो के ज़्यादा बड़े हो जाने की वजह से हम बहुत सारे टॉपिक इस पर नहीं कवर करेंगे। अगले क्लास में किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे उस पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस इसमें करें। इस पेपर में प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है क्योंकि ये मैथ्स का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने, आप लिमिट्स के सारे जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं मीडियम रेंज के वो करिए, कंटिन्यूटी के जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो करिए, एवरेज एंड इंस्टेनियस क्वांटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, उससे उसके पीछे जो मेथड लागू है, मेथड जो लगा हुआ है उसको समझने की कोशिश करिए। बाद में हम लोग और प्रैक्टिस कर लेंगे नए नए टाइप के क्वेश्चंस का, ठीक। डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है ये भी आपने जान लिया। कंटिन्यूअस क्या होता है, सातत्यता क्या होता है, वो भी मैंने आपको रिकैप करा दिया है। बहुत ज्यादा समय उसमें देने की जरूरत नहीं है, 2-2, 4-4 क्वेश्चन बना के आप अपना कंसेप्ट बिल्डअप करिए। इंट्यूटिव आइडियाज ऑफ कंटिन्यूअस मतलब वही है, सातत्यता क्या होती है उसके आधार पे। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपके प्लॉटिंग ऑफ द फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से बड़े मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में आएगा 8-10 नंबर में, प्लॉटिंग ऑफ द फंक्शन या प्लॉटिंग ऑफ द कर्व कहिए, वो लेने वाला हूँ। अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक लेने वाला हूँ और टेलर और बायनोमियल सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ तक का पोर्शन हमारे सिलेबस का कवर करेंगे। तब तक आप लोग इसको स्टडी करिए, कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप पूछेंगे। ये मैथमेटिक्स पे बेस्ड पेपर हम लोगों ने चालू किया है जिसका टाइटल मैथमेटिकल फिजिक्स है, और जो कि हमारे इलेक्टिव फिजिक्स के पेपर के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने इस पर्टिकुलर सेगमेंट के नए क्लास में, ठीक। ओके, थैंक यू।